दोस्त कहना गलत है, उन्हें सांप कहना सही होगा शायद, कि एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं, है ना, एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं, फिर भी दिखाने को गले लगाते हैं। दफ्तर में आप जिसे दोस्त कहते हैं ना, वही आपके पीठ पीछे आग लगाते हैं। अरे वाह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो बियॉन्ड द फिनिश लाइन। आज हमारे साथ है सितांशु त्रिपाठी। एक पोएट है, ये राइटर हैं और आज अपनी जर्नी को हमारे सामने लेके आने वाले हैं। लेट्स सी आज इनकी जर्नी से हम क्या सीख पाते हैं। ओके, सो आज हमारे साथ हैं सितांशु किरण त्रिपाठी। और सबसे पहला सवाल, नाम में ये किरण क्यों? ये क्या शाहरुख खान वाली किरण है या कौन सी किरण है? सो एक्चुअली सितांशु किरण त्रिपाठी ऑन पेपर जो है सितांशु त्रिपाठी है। आफ्टर टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जैसे हमारी लाइफ में, है ना, फादर का रोल तो होता है, करेक्ट। सरनेम फादर का आता है ना, सितांशु मेरा नाम रखा और फादर का सरनेम आ गया त्रिपाठी। मेरी मदर का नाम है किरण। तो मुझे ये लगा कि फादर और मदर दोनों ने ही मिलकर जन्म दिया है, दोनों ही मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो मदर का नाम क्यों नहीं है? तो बिफोर दैट सरनेम मैंने मदर का नाम रखा है, तो सितांशु त्रिपाठी से अब सितांशु किरण त्रिपाठी हो गया। अरे वाह, बहुत आपकी माता जी बहुत प्राउड करती होंगी आपको फिर तो। बिल्कुल सर, प्राउड करती हैं और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि मैं सितांशु किरण त्रिपाठी हूँ, ना कि सितांशु त्रिपाठी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, माँ का नाम साथ में है तो वो उनकी ब्लेसिंग्स भी साथ में है और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। जी, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो सब ये कोशिश करेंगे कि अपने नाम के आगे अपनी माता जी का नाम भी लगा सकें। बिल्कुल सर, मुझे लगता है होना चाहिए ये, क्योंकि इंडिया में हमारी सोसाइटी में मदर का जो नाम है वो नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल होना चाहिए। इवन साउथ इंडिया में होता है, कई बार देखा है, महाराष्ट्र में भी होता है। हाँ, महाराष्ट्र साउथ इंडिया में वहाँ पे होता है। बट अगर हम अपने इधर बात करें एमपी में, यूपी में, तो यहाँ फादर का जो सरनेम है वही होता है सबसे बड़ा, है ना। इवन हमें नाम इस चीज़ से जाना जाता है कि त्रिपाठी जी का बेटा है ना, कोई ये नहीं कहता कि ये किरण जी का बेटा है ना, बहुत ही रेयर कहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि त्रिपाठी जी का बेटा कहें, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, आई एम प्राउड ऑन दैट, बट ऑन द सेकेंड हैंड ये भी कहें कि हाँ, किरण जी का बेटा है और वो मेरे नाम के साथ रहे। वाह, अमेजिंग। तो इसी चीज़ को आगे ले जाते थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में। मतलब कैसे ये पोएट्री और फिर साइड में जॉब और सोशल एक इम्पैक्ट की, मतलब लोगों की मदद करनी है, समाज में एक इम्पैक्ट डालना है, ये सब कैसे आया? सो बेसिकली अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, तो फादर मेरे फार्मर रहे हैं। ओके। और छोटे से गांव से, छोटे से शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ आज भी आप बात करो तो सड़क नहीं है, आज भी पानी नहीं है, चीज़ें नहीं है ना। मेरा एजुकेशन बहुत ही उस तरीके से था, स्कूल भी नहीं है, ऐसी सुविधाएं नहीं है। पार करके जाते थे? बट नहीं, नदी पार करके नदी पार करके वो चीज़ नहीं थी, बट हाँ, साइकिल से जाते थे हम, 10 किलोमीटर दूर हमारी स्कूल थी। तो फादर का जो स्ट्रगल है वो मैंने देखा, है ना। और आपका फादर के बराबर लग रहा है वैसे। बिल्कुल, तो फादर का जो स्ट्रगल है जो मैंने देखा, तो उन पे मुझे एक्चुअली बहुत प्राउड फील होता है। और वो कहते हैं ना कि आप किन की तरह बनना चाहते हो, अगर वो चीज़ हो कभी, तो मैं यही कहता हूँ हमेशा, मुझे अपने फादर की तरह बनना है। उस इंसान को जो मैंने स्ट्रगल करते देखा है, उस इंसान को जो हार्डवर्क फैमिली के लिए एकदम पूरी तरह से, तो वो एक बहुत अलग था। तो वहाँ से मुझे चीज़ें समझ में आ गई थी, है ना। मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ कि गरीब घर का लड़का गिरते गिरते एक रोज़ अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। गरीब घर का लड़का गिरते गिरते एक रोज अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। कौन? मैं वो जो खिलौनों से खेलने की उम्र में ही बड़ा हो गया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ थी भैया जी, वो चीज़ थी। और उसके बाद में बीटेक करी मैंने, है ना, स्कॉलरशिप पे थी जेपी यूनिवर्सिटी से। तो स्कूल टॉपर था, 12th में टॉप किया मैंने, तो बीटेक फ्री में हो गई। ऑल दो फीस है अराउंड 15 लाख जी जी हाँ। तो पूरी जो बीटेक है वो फ्री में हो गई। अब क्योंकि एक कहीं ना कहीं बैकग्राउंड का जो इम्पैक्ट है वो रहता है ना। हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की, ज़्यादा नॉलेज नहीं था चीज़ों का, घर में कभी न्यूज़पेपर नहीं आया, कभी टीवी नहीं थी, है ना। तो वो कहीं ना कहीं गैप था, है ना। उसकी वजह से समहाउ इंजीनियरिंग फील्ड में उतना ज़्यादा नहीं कैचअप कर पाया, है ना। तो फिर मैंने फील्ड चेंज किया, अभी मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ। और राइटिंग का जो क्रेज़ है वो वहीं से आया, क्योंकि ना तो न्यूज़पेपर था, कोई इंटरटेनमेंट का कोई साधन था नहीं, है ना। दिल टूटा था, उस पर भी हम बात करेंगे बिल्कुल। तो कोई साधन था नहीं, मुझे ऐसा लगा कि अपनी बात रखने का जो जरिया है वो यही है कि मैं कुछ लिखूं, लोगों को सुनाऊं, और हो सकता है लोगों तक मेरी बात पहुंचे, मेरा इम्पैक्ट हो, है ना। बात जैसे आपने मेरे दिल टूटने की, बिल्कुल दिल टूटा है मेरा दिल। एक बार टूटा है, बार बार टूटा है मेरा दिल, जो है हज़ारों बार टूटा है और रोज़ टूटता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे टूटता है ना।
जब भी मैं देखता हूँ कि यार किसी माँ को या अपनी माँ को जब मैं देखता हूँ कि माँ शॉपिंग गई है ना, और उनको 4000 की साड़ी पसंद आई है, बट उन्होंने इसलिए नहीं ली वो 4000 की कि उनको पता है कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो उन्होंने बोला भैया दूसरी दिखा दो, या जब मैंने सस्ती वाली दिखा दो। जब मैंने देखा कि फादर जो है वो हमें पढ़ाने के लिए अपने जूते सिलवा ले रहे हैं, बट हमें नए जूते ले रहे हैं, हमारे एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ मुझे बुरा लगता है, दिल टूटता है। जब मैं देखता हूँ किसी लड़की कोई छेड़ रहा है, वहाँ दिल टूट जाता है ना। जब मैं देख रहा हूँ कि जैसे अभी आपने केस देखा होगा अतुल सुभाष का, है ना, बैंगलोर का, तो उस तरह के जब केसेस देखता हूँ तो भी मेरा दिल टूटता है। दहेज की कोई बात करता है या दहेज लेता है, या कोई लड़की की शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि दहेज नहीं दे पा रहा फादर, वहाँ दिल टूटता है। और जिस दिल की आपने बात करी वो दिल भी टूटा है ना। वैसे मैं इस पर एक चीज़ आपको एक लाइन में आपको सुनाता हूँ कि एक मिनट, हाँ कोई काट देंगे बाद में। हाँ, तो इसमें मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ, जैसे आपने कहा दिल टूटने पे, है ना, कि वक्त थोड़ा ज़्यादा होता और मंजिल तक जाने की तैयारी ना होती। वक्त थोड़ा ज़्यादा होता और मंजिल तक जाने की तैयारी ना होती, मैं भी इश्क करता अगर सर पर जिम्मेदारी ना होती। अरे बहुत ही शानदार। तो इश्क हुआ था? इश्क कहें आप या गलती कहें, अच्छा गलती भी होती है। हाँ होती है, ये उम्र ऐसी है कि इस उम्र में ये गलती होती है अक्सर। तो बिल्कुल ही क्या जो पूरा हो जाए, वो इश्क ही क्या जो पूरा हो जाए। और मेरा जो टैग लाइन है वो भी अधूरा पन्ना है। अच्छा। तो हाँ, मेरी जैसे बुक भी आ रही है तो वो भी अधूरा पन्ना के नाम से ही है। बहुत सारी कब लॉन्च हो रही है आपकी बुक? मोस्ट ऑब्वियसली सर हम प्लान कर रहे हैं फैब एंड तक जो है लॉन्च हो जाएगी। पब्लिशिंग पे है और फैब एंड तक लॉन्च। क्या है कंटेंट बुक में? उस पे क्यों हमारे व्यूअर्स को बुक पढ़ें? जी, सो बेसिकली उस पर बहुत सारी चीज़ों पर मैंने बात की है, सोशल इश्यूज़ पर बात की है। बहुत सारे मेरे ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब सोसाइटी के पास नहीं होता, समाज के पास कई बार नहीं होता। जैसे हम बात करें कि लड़का लड़की में जो डिफरेंस है ना, लड़की को क्यों आप कह रहे हो कि घर में रहो, है ना, और लड़के को आप कोई रोक टोक नहीं है ना। या और भी चीज़ों की हम बात करें तो जो दहेज है ना, वो लड़की वाले क्यों दे रहे हैं, या लड़की को उन्होंने पढ़ा दिया तो वो अब दहेज भी दें अपने शादी के लिए। या जो लड़का है अगर वो जॉब नहीं कर रहा है तो उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। तो बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं। पीरियड्स हैं, गर्ल्स के जो पीरियड्स हैं, हमारी सोसाइटी अभी भी उसकी बात नहीं करती है ना। तो उन चीज़ों की मैंने बात की है पोइट्री के फॉर्म में। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी मोटिवेशन की बात की है कि कैसे हम खुद को मोटिवेट करेंगे जब हम परेशान होते हैं, कोई हमें दिक्कत होती है ना। इश्क मोहब्बत की भी बातें हैं क्योंकि अधूरा पन्ना नाम है, तो इश्क मोहब्बत की बातें बेशुमार हैं। एक छोटी सी शायरी माँ के लिए। माँ के लिए मैं एक आपने बहुत सारी एक शायरी, हाँ एक शायरी में माँ से एक्चुअली मेरी शिकायत है, पता है आपको? अच्छा। माँ से मेरी शिकायत है, ऑल्दो माँ से बहुत प्यार है, पर एक शिकायत है, मैं आपको सुनाता हूँ कि छोटी छोटी बातों में दिल टूट जाता है, तूने मुझे इतना कच्चा क्यों बनाया। अच्छा। कि छोटी छोटी बातों में दिल टूट जाता है, तूने मुझे इतना कच्चा क्यों बनाया। झूठ बोलता हूँ तो आंखें साथ नहीं देती, तूने मुझे इतना सच्चा क्यों बनाया। और एहसान तेरे लाखों हैं पर शिकायत एक है, माँ तुझे पता था ना दुनिया बहुत बुरी है, फिर तूने मुझे अच्छा क्यों बनाया। ये मैंने तब लिखा जब दुनिया में, दोस्तों में, हर जगह आपको धोखे मिल रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सीधा हूँ, मैं इनकी तरह क्यों नहीं हूँ, मैं इतना वो बोल नहीं पा रहा हूँ, या मैं धोखा नहीं दे पा रहा हूँ लोगों को, क्योंकि आज के टाइम में धोखे का ज़माना है ना। या मैं स्मार्ट बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी जो परवरिश है ना वो बहुत ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से जी, हमारी जो परवरिश है बहुत ईमानदारी से हुई है। वो फैक्ट में बोलना चाह रहा हूँ कि हम बेईमानी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो परवरिश है बहुत ईमानदारी से हुई है। हमें बहुत उस तरीके से पाला गया है कि रूल जो है उन्हें मानना है, भगवान है, खुदा है, वो देखता है। बट जब मैं एक्चुअल दुनिया में आया ना, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान है, वो देखता है, पर बाकी को क्यों नहीं देख रहे हैं, वो हमें ही देख रहे हैं। तो वो चीज़ है, सबको देखता है, वैसे सबको देखता है। और वही जी, कुछ को रियलाइज हो रहा है, कुछ को नहीं, कुछ को बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, है ना जी। तो अभी क्या करना चाह रहे हो आगे? पोइट्री में ही आगे करियर लेके जा रहे हो? आप जॉब भी कर रहे हो? आई थिंक जॉब कोई अलग एरिया में है जी, और लिख भी रहे हो। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में और बताओ, पोइट्री से रिलेटेड, मतलब जी, क्या क्या किया है? पोइट्री से रिलेटेड भी अगर हम बात करें तो जैसे मैंने एक लाइन लिखी थी कि घर तक नहीं आता था अखबार, तो मैंने अखबार को ही घर बना लिया। तो ये मैंने तब लिखी थी जब इंडिया में ऐसा कोई हिंदी न्यूज़पेपर नहीं होगा, भास्कर, पत्रिका, अमर उजाला, जिसमें मेरी पोइट्रीज नहीं पब्लिश हुई होंगी, है ना। घर तक कभी न्यूज़पेपर आता नहीं था, फादर ने कभी न्यूज़पेपर या मैंने कभी नहीं पढ़ा घर पे ला के, है ना, क्योंकि वो बहुत बैकग्राउंड वो बहुत पिछड़ा हुआ था। तो मेरा बहुत मन था जब मैं देखता था लोगों की फोटोज न्यूज़पेपर पे कि एक दिन मेरा भी यहाँ पर होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। और भगवान की माँ पिता की रहम से ऐसा टाइम आया कि
कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं होगा इंडिया में। यूएस से कई बार बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, हम हिंदुस्तानी करके है एक, वहाँ पब्लिश हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट पोइट्री की बात करें तो बहुत सारे ओपन माइक्स किए हैं, बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, आज तक में भी परफॉर्म किया है अभी पिछले महीने। तो इस तरीके से जर्नी चल रही है इसकी। सबसे ज़्यादा कौन से पोएट को सुनना पसंद करते हो या किसको फॉलो करने की कोशिश करते हो, किसका लेख बहुत अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा अगर हम पोएट की बात करें वैसे तो बहुत सारे हैं, है ना। गुलजार साहब भी पसंद हैं काफ़ी, है ना। और अगर गुलजार साहब की पोइट्री हर किसी को समझ नहीं आती, ऐसा समझ लोग नहीं आती, कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही बात है। गुलजार साहब हैं, कितनी सच है, बिल्कुल बहुत सच है। ये गुलजार साहब हैं, जॉन एलिया साहब हैं, इनकी पोइट्री को समझने के लिए बहुत नॉलेज कम, दर्द ज़्यादा चाहिए आपको, तो वैसा है। पहले दर्द पैदा करना पड़ेगा। पहले दर्द पैदा करना, शायरी का है ही भैया, शायरी जो है वो दर्द पे ही है। और दर्द है तो शायरी समझ में आएगी, फील होगी, क्योंकि शायरी जो है वो जो सामने वाला बोल रहा है ना वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, जो सुनने वाला है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में समझता है ना। तो वो सेम ही लाइन पे दोनों तभी आएंगे जब दोनों को सेम पेन होगा, सेम दर्द होगा, तो वो चीज़ है। पुरानी जो पोइट्री की स्टाइल है और अब जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, नई जो पोइट्री स्टाइल आ गई है, उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब कोई अगर आज के टाइम पे अगर हमारा ये पॉडकास्ट देखे तो अगर वो एक अच्छा शायर बनना चाहे, फ्यूचर में एक राइटर बनना चाहे, तो वो किस चीज़ को दिमाग में रखे? नए शायरों को पकड़े, इनकी आर्ट फॉर्म को देखे, या पुराने गुलजार साहब, जॉन एलिया साहब, इन सबको? बिल्कुल। तो इसमें मेरा जो है दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये होना चाहिए सबसे पहले कि तजुर्बा जो है वही आपको लिखने की जो कला है वो देता है ना। जिसको जितना तजुर्बा है, जितना फील कर पा रहा है, जो जितना इमेजिन कर पा रहा है, और इमेजिन भी तभी कर पाएगा जब उसको उस तरह तजुर्बा होगा। अगर कोई बहुत रिच है ना, उसको हम बोले कि आप कुछ गरीबों के ऊपर लिखो, कुछ बातें करो उस पर, तो शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी में है, तो वो नहीं बात कर पाएगा। तो वो बात वही कर पाएगा जो उस फील्ड से है। अगर हम बात करें सीधा कनेक्ट कर पाएगा। हाँ बिल्कुल। अगर हम बात करें अपने बॉलीवुड में, आप पंकज त्रिपाठी जी को देखिए, है ना, तो उनकी जो एक्टिंग है वो दिखती है कि ये ग्राउंडेड है बंदा, और ग्राउंड से लेके कैसे चीज़ें कर रहे हैं, है ना। पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और वहीं स्टार किड्स हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, है ना। तो शायरी अगर करनी है तो पहला तो तजुर्बा होना चाहिए, जो ज़रूरी है मेरे हिसाब से। दूसरा, अगर सुनना है, पुराने लोगों को भी सुने, नए लोगों को भी सुने, और कोशिश करें, क्योंकि पुराने जो लोग हैं वो लीजेंड है ना। अभी जो है वो तो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनकी तरह कुछ करने की कोशिश करें। क्योंकि एक मैंने सुना था कहीं ऐसे, है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ में कुछ अलग करो, है ना। जो चीज़ चल रही है ना उसमें कुछ अलग कर दो, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ यूनिक आइडिया लेके आओ, कुछ बहुत अलग सा कुछ फोड़ दो, है ना, वैसा नहीं करना है। जो चीज़ें मार्केट में हैं उसको थोड़ा सा बेटर तरीके से कर दो, चल जाएगी। तो वो चीज़ है। तो आप अपनी शायरी में ऐसा क्या एक्स फैक्टर डालते हो कि वो अलग हटके हो? अपनी शायरी में मैं सिर्फ रियल लाइफ की बात करता हूँ, है ना। जो चीज़ मैं फील करता हूँ मैं वही लिखता हूँ। और इवन मैं शायरी नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि मैं शायरी नहीं तजुर्बे लिख रहा हूँ। तो मैं जो फील करता हूँ वही मैं लिखता हूँ। जैसे अभी हम वर्किंग है ना, जॉब करते हैं, माँ से सबकी बात होती है कॉलेज। आजकल वर्किंग में भी वर्क लाइफ कल्चर, अभी कुछ दिन पहले EY के एक एम्प्लॉय ने सुसाइड किया था। बिल्कुल। उसके बाद से ये वर्क लाइफ का एकदम बाढ़ सी आ गई सोशल मीडिया पे। इवन अभी जो अतुल सुभाष वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी ही वाज आल्सो अंडर सम वर्क स्ट्रेस भी था, वो भी एक एलिमेंट था। तो इसको कैसे देखते हो? कुछ लिखा है कभी इस पे? इस पे एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे वर्क लाइफ बैलेंस तो ऑब्वियस है, बहुत ज़रूरी है ना। इससे मैंने दो चीज़ें आपको मैं सुनाता हूँ। एक तो ऑफिस के जो दोस्त होते हैं उन पे मैं आपसे बात करूँगा। दूसरा, हमारी जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जैसे हम जॉब करते हैं, उस पर क्या होता है। उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि कहती है माँ ऐसा भी क्या काम कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं। जैसे अभी मैं आया हूँ तो 2 घंटे की छुट्टी लेके, है ना, तो कहती है माँ ऐसा भी क्या काम कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं, कैसे बताऊँ बेटा अफसर नहीं नौकर लगा है। अरे बहुत तो ये चीज़ें है ना। दूसरी, ऑफिस में जो दोस्त हैं भैया, है ना, दोस्त कहना गलत है, उन्हें सांप कहना सही होगा शायद, है ना। वही जब तुमने पहले बोला था कि दोस्त है तो मैं बोलने वाला था बिल्कुल कि दोस्त होते नहीं ऑफिस में, दोस्त नहीं होते, सांप होते हैं, है ना। तो उन पे एक लाइनें मैंने लिखी थी कि एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं, है ना, एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं, फिर भी दिखाने को गले लगाते हैं। दफ्तर में आप जिसे दोस्त कहते हैं ना, वही आपके पीठ पीछे आग लगाते हैं। अरे वाह तो ऐसे होते हैं। ये तो सच है, बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल तुमने सही एकदम लाइनों में डाल दिया। हाँ। और दोस्तों की बात चली रही है तो रियल लाइफ में भी दोस्त जो है ऐसे खास कुछ है नहीं, है ना। क्योंकि अभी जो टाइम है वो ये ना कि सबको काम करवाना है, अपने काम की दुनिया है ना। तो उस तरीके की दोस्ती है ना।
दोस्त कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं, जिनका कॉल एक टाइम पे आता है या वो तभी आपको कॉल करते हैं जब उन्हें काम होता है ना। तो उस पर भी मैंने कुछ ऐसा लिखा था कि, और ये आप रिलेट कर पाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। आपकी अभी तक सारी मैं रिलेट कर पाया जी। तो दोस्तों मैंने लिखा था कि मेरी ही कमाई कहाँ कैसे किस पे उड़ा दी, बाप की तरह सवाल करते हैं। अरे वाह, है ना, होते हैं ना दोस्त ऐसे कि मेरी ही कमाई कहाँ कैसे किस पे उड़ा दी, बाप की तरह सवाल करते हैं। कुछ दोस्तों से बस इतना सा रिश्ता है, उन पे पैसे नहीं होते तो वो कॉल करते हैं। अरे तो ये चीज़ है। और पैसे लेके फिर आप उन्हें कॉल करते हैं, पैसे लेके मेरे वापस कर दो। हाँ, पैसे लेके फिर हम कॉल करते रहते हैं और बात कभी हो नहीं पाती है ना। तो इस चीज़ पर भी मैंने लिखा था कि इज्जत आत्मसम्मान और कुछ लाख गवा कर मिली है ये सीख। इज्जत आत्मसम्मान और कुछ लाख गवा कर मिली है ये सीख। दोस्त किसी को उधार मत देना, ज़्यादा है तो दे देना भीख। क्योंकि उधार आप उतना ही दो जितना आपको अगर वापस ना मिले तो आपको प्रॉब्लम ना हो। नेकी करो कुएं में डाल। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उसे आप भूल जाओ ताकि बुरा ना लगे। बिल्कुल। उससे ज़्यादा दो तो फिर स्ट्रेस ही होगा। हाँ, स्ट्रेस ही हो जाएगा। बहुत खूब जी। त्रिपाठी जी बहुत अमेजिंग आदमी है। आप पंकज त्रिपाठी को फॉलो करते हैं? पंकज त्रिपाठी को मैं फॉलो करता हूँ और मैं बहुत एडमायर करता हूँ। मैं सुनता हूँ उनकी एक्टिंग। कौन सा पार्ट उनका बहुत अच्छा लगता है, एक्टिंग वाला या फिर जो उनकी रियल स्टोरी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इवन दो बहुत सारे हैं, जैसे आपने नवाजुद्दीन की बात करी है ना, तो ये जो लोग हैं जो ग्राउंड से उठ के आए हैं, जिन्होंने वो लाइफ देखी है, नवाज भाई, मनोज वाजपेयी, राजपाल यादव, तो इनसे बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ और इनकी चीज़ें मैं सुनता रहता हूँ। इनका कोई इंटरव्यू कहीं मिल गया, कहीं कोई पॉडकास्ट मिल गया, तो बिल्कुल मैं सुनता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ वहाँ से सीखूँ मैं। इस तरह से आगे का क्या सोचा है, कैसे मतलब आगे 1-2 साल में अपने आप को जॉब और ये पैरेलली दोनों चीज़ें चलाना है कि कुछ रेवोल्यूशनरी करने वाले हो? आगे का ऐसा भी है कि जॉब जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि घर का बड़ा लड़का हूँ मैं। अच्छा। और जिम्मेदारियाँ हैं। जी, जिम्मेदारियाँ हैं। घर से मैं आया था, है ना, तो पेरेंट्स की भी बहुत सारी उम्मीदें थी, उनके भी बहुत सारे सपने हैं, तो वो पूरे करने हैं, है ना। तो पोइट्री में और शायरी में पैसा नहीं है? पोइट्री और शायरी में पैसा है, इसमें टाइम देना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उतना टाइम मैं नहीं दे पाता जॉब की वजह से या और इन चीज़ों की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना। क्योंकि ये जैसे मैं बड़े शहर में आया ना, छोटे शहर से, तो बहुत सारे सपने बहुत बड़े हैं, है ना। तो बहुत सारे सपने और उससे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेके आया हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को मैं प्रायोरिटी देता हूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जैसे मेरे पास तो पूरी लाइफ है, पूरा टाइम है अभी, है ना। ऑल्दो वी डोंट नो कि कब क्या हो जाए, बट हाँ, पेरेंट्स जो हैं, है ना, उन्होंने बहुत सपने अपने इसलिए मार दिए क्योंकि उन्हें हमें पढ़ाना था, हमें आगे बढ़ाना था। तो मेरा सबसे जो प्राइमरी प्रायोरिटी है वो ये है कि उनके सपने पूरे करने हैं। उनकी हर वो चीज़ पूरी करनी है जो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मुझे स्कूल भेजना था, मेरे लिए शूज़ खरीदना था, मेरे कॉलेज की फीस देनी थी, है ना। तो उनके वो सपने पूरे करने हैं। दूसरा, अगर हम बात करें मदर्स की, है ना, तो उनके तो मुझे ऐसा लगता है हमारी सोसाइटी में, इंडिया में जो मदर्स वर्किंग नहीं है, या इवन हमारी जो जनरेशन है उसके पहले वाली जनरेशन की हम बात करें तो मदर हाउस वाइफ ही होती हैं मोस्टली, है ना। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है क्योंकि जैसे मदर की शादी हुई, जब उनकी शादी हुई होगी, है ना, शादी हुई, फिर बच्चे हुए और लाइफ चल रही है, उन्होंने एक ही काम किया है, सुबह उठेंगी, खाना बनाएंगी, शाम को खाना बनाएंगी, दोपहर खाना बनाएंगी और सो जाएंगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या इन्होंने यही सपने देखे थे, क्या इन्होंने यही सोचा होगा कि मुझे ये करना है? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं सोचा होगा। तो मुझे उनको वो सपने दिखाने हैं जो कहीं ना कहीं वो कभी सोचे थे उन्होंने। मुझे इवन मेरा बहुत बड़ा सपना है कि जब टाइम मिलेगा कभी माँ के साथ बैठ के बात करनी है, उनसे पूछना है कि शुरू से बताओ अपनी कहानी आज, और आपके सपनों की बात करेंगे। माँ के साथ एक पॉडकास्ट करेंगे, माँ के साथ पॉडकास्ट करेंगे, माँ के साथ बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, तो उनके सपने पूरे करने में प्रायोरिटी है ना। झाड़ू और बेलन लेके बैठे। हाँ, मार बहुत खाई है, माँ से बहुत मार खाई है। माँ ही है जो अभी भी मार देती हैं और उनका जो प्यार है वो भी अलग ही है। तो ये चीज़ प्रायोरिटी। किससे ज़्यादा कनेक्टेड हो, मम्मी से या पापा से? मम्मी से मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। पापा से होता है हमारी सोसाइटीज़ में कि फादर जो कहते हैं ना, बाप होता है, वो बिना बात का एक डिफरेंस होता है। हाँ, कि मतलब हाँ, हुआ कुछ नहीं है लेकिन बिना बात का एक डिफरेंस होता है। इस पर मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ अगेन, है ना। पिताजी के सामने एक शक्ति बहुत ज़्यादा शक्ति है ना। तो इस पर मैंने एक लाइन लिखी थी कि जाने कब पूरे होंगे ख्वाब हमारे, कब कह पाऊंगा जो करना था वो कर डाला है। जाने कब पूरे होंगे ख्वाब हमारे, कब कह पाऊंगा जो करना था वो कर डाला है। जाने कब आएगा वो दिन जब बाप गले लगाकर बोलेगा ये शेर हम ही ने पाला है। अरे बहुत खूब। तो ये चीज़ है भैया, बहुत बड़ा सपना है कि नो फादर गले लगा लें और कहें कि यार बेटा ऐसा होना चाहिए, तो वो है।
बाप गले लगाता है तो एक अलग ही फीलिंग, अलग ऐसा लगता है कि आज तो दुनिया जीत ली, अब कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ, सारी खुशियाँ एक तरफ, और पिताजी के गले लगाने की खुशी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसा है। बढ़िया। तो त्रिपाठी जी, आगे का जो आपका फ्यूचर है, या फिर एक और बात करना चाहता हूँ मैं, एक दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जो हमारा यूथ है जो शायर बनना चाहता है या पोइट्री लाइन में जाना चाहता है, बिकॉज आजकल कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, बहुत अच्छा। तो उन लोगों को कितना टाइम देने की ज़रूरत है, या वो कैसे सीखें, कहाँ से सीखें, पढ़ के सीखें, लिख के सीखें, किसी को सुन के सीखें, 1 घंटा देना चाहिए, 2 घंटा देना चाहिए, कितना मतलब अमूमन एक शायर तो बनने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। और कितना टाइम देना चाहिए पर डे? अगर क्योंकि जो राइटिंग है भैया, उसका ऐसा होता है ना कि आप अगर कभी किसी टॉपिक को लेके बैठो कि मुझे इस टॉपिक में लिखना है, वो शायद आप ना लिख पाओ, क्योंकि ये जो शायरी की जो कला है, जो राइटिंग है ना, ये उस मोमेंट में आती है ना। तो इसके लिए वैसे मेरी पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो कोई टाइम डिसाइड नहीं है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, कोई चीज़ क्लिक करेगी, उसको मैं लिखूंगा और वो शायरी बन जाएगी। उस टॉपिक को मैं बाद में याद करके सोचूंगा कि लिख दूँ, तो वो शायद नहीं बन पाएगा। तो वो एट द मोमेंट होता है। टाइम देना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, बड़े शायरों को पढ़ें, उन पर ध्यान दें, है ना, और ख़ुद भी ट्राई करें, कई चीज़ें लिखें। 2 तरह के शायर होते हैं, कुछ जो सीखते हैं दूसरों को पढ़ के करते हैं, है ना, दूसरे अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, जो मैंने आपको बताया, है ना। जैसे मेरे से भी लोग पूछते हैं कि तुम कैसे लिखते हो, किसको पढ़ा है, क्या किया है ना। तो उस पर अगेन मैंने एक चीज़ ऐसी लिखी थी कि पूछते हैं लोग कि कैसे लिखते हो तुम, पूछते हैं लोग कि कैसे लिखते हो तुम, बताओ ना किस किस को तुमने पढ़ा है। पूछते हैं लोग कैसे लिखते हो तुम, बताओ ना तुमने किस किस को पढ़ा है। कैसे बताओ उनको, उनके खुदा ने मेरे को संघर्षों से गढ़ा है। अरे बहुत खूब। तो वो चीज़ है कि उस तरह से कहानी है। बहुत खूब। तो त्रिपाठी जी, बढ़िया चल रहा है लाइफ में सब कुछ, पोइट्री चल रही है, शायरी चल रही है, जॉब भी चल रही है। समाज के लिए क्या? समाज के लिए, क्योंकि आपकी बातों में हर एंगल में सोसाइटी, डाउरी, विमेन एम्पावरमेंट, ये सारे एंगल्स हैं। तो अभी आप समाज के लिए क्या कर रहे हो? समाज के लिए देखिए, ऐसा है कि मेरे बहुत सारे सपने हैं भैया, और बहुत बड़े सपने हैं। मैं सोचता हूँ कि समाज में एक कुछ ऐसा कर सकूँ जो मुझे जाने के बाद भी याद रखे वो, है ना। जैसे आपने जाकिर खान की अगर सुनी हो बात, है ना, कि 2-4 सपने ऐसे हैं जिन्हें आसमां से कहीं दूर चाहता हूँ, जिंदगी भले ही गुमनाम हो, मौत मशहूर चाहता हूँ, है ना। तो सोसाइटी से बहुत सारी शिकायतें हैं मेरी, है ना, सवाल हैं एक्चुअली, शिकायतें तो कम, सवाल हैं बहुत सारे, उनके जवाब ढूंढ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि उन पर मैं बात करूँ, आगे लोगों को मैं हेल्प करूँ, ठीक है। जैसे आपने डॉरी की बात करी, है ना, दहेज की, तो वो भी एक बहुत गलत एंगल है कहीं ना कहीं, जो है दहेज। और दहेज लेनी चाहिए, मेरा मानना है दहेज लेनी चाहिए, है ना। मेरी शादी होगी, मैं भी दहेज लूँगा, दहेज में क्या लूँगा वो मैटर करता है ना। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आप गाड़ी दे दो, मुझे आप पैसा दे दो, तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो गाड़ी है, पैसा है या गोल्ड्स हैं, ये वही इंसान मांगता है जो खुद नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसा है, क्योंकि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 0 से स्टार्ट हुई थी, है ना। फादर साहब फार्मर थे, 3,000-4,000 रुपये घर की इनकम थी, है ना। आज हम कई बार लाखों की बात करते हैं, हज़ारों की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी फादर को बोलूँ कि आप मुझे 10 लाख 20 लाख इतना अमाउंट दे दो, बिल्कुल देगा, उसने उसको अपनी बेटी के लिए देना है गाड़ी, पर उसमें मैंने इसलिए मांगा क्योंकि मेरी औकात नहीं हो लेने की, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आज नहीं तो कल मैं बना लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या मांगूंगा, अगर मेरी बात हो कहीं कि कभी दहेज में, मैं क्या मांगूंगा, 3-4 चीज़ें होंगी जो मैं मांगूंगा। पहली चीज़ तो ये कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं है तो वो कराएं। क्यों? लड़की अभी ध्यान रख रही है, उनके बाद ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, हो सकता है कोई हो भी, पर फाइनेंशियल जो बात आती है ना, वो कहीं ना कहीं मार खाते हैं लोग, है ना। तो अगर एक मोटा हेल्थ इंश्योरेंस होगा उनके पास में, तो अपना कम से कम इलाज करा पाएंगे। तो पहली मेरी कंडीशन ये होगी कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनका ये मन है कि मुझे कुछ पैसे देने हैं अपनी तरफ से, पैसे चाहिए नहीं मुझे, सोना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अगर उनका मन ये है कि मुझे पैसे देने हैं, उनके साथ मेरा ये एग्रीमेंट होगा कि आपने अपनी बेटी को जितना पढ़ाया है, ग्रेजुएशन करा दी, मास्टर्स करा दी, जितने पैसे खर्च करे हैं, 1 लाख 2 लाख 50,000 20,000, उतने ही पैसे आप किसी न किसी अनाथ आश्रम में एक बेटी की पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे चाहिए, है ना। उसके अलावा मुझे ये चीज़ चाहिए कि उनसे एक कमिटमेंट ये भी चाहिए कि उनके जो सगे संबंधी हैं, जैसे उनका खुद का बेटा है, खुद के जो रिलेटिव हैं, वो ये कमिटमेंट करेंगे मेरे साथ कि वो अगर अपने लड़के की शादी करेंगे तो वो कभी पैसे या सोना चांदी की बात नहीं करेंगे। अगर इन चीज़ों पे कोई एग्री होता है तो वो चीज़, ये चीज़ें हैं जो मुझे दहेज चाहिए। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली लड़कियाँ, तो ध्यान से ये 3 पॉइंट सुन लेना दोबारा से, बिकॉज जब बाद में कभी शादी होगी तो
हम त्रिपाठी जी को पकड़ सकते हैं कि इन्होंने अपनी कोई प्रॉमिस तोड़ा तो नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि देखिए सोसाइटी हमारी कहीं ना कहीं बहुत गलत डायरेक्शन में जा चुकी है। आज भी अगर हम बात करें ना, अगर लड़का होता है किसी को, है ना, बहुत धूमधाम से पार्टी होती है। अब मुझे लगता है कि अब थोड़े चेंजेस हो गए हैं, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, एजुकेट भी हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक जो नीश इंडिया है, थोड़ा सा गाँव का जो इंडिया है, जो हाँ वो वहाँ पर आज भी डेवलप नहीं हुआ है, जो रूरल एरियाज गाँव। तो मेरा ये मोटिव है कि कहीं ना कहीं उनको एक मैसेज आए कि लड़की जो है बोझ नहीं है, उस पर आप काम कर सकते हो। मेरा मानना है कि लड़के से ज़्यादा खुशी आपको लड़की होने पे होना चाहिए, है ना। क्योंकि कहते हैं कि जो लड़का होता है भाग्य से होता है, लड़की सौभाग्य से होती है। बिल्कुल, तो आपके सौभाग्य अच्छे थे तब लड़की, तब जाके लड़की, तो वो चीज़। बिल्कुल। जानवरों से प्रेम नहीं है आपको? जानवरों पूरे डिस्कशन में आपने कहीं भी जानवरों का जिक्र नहीं किया। जानवरों से प्रेम है ना। जैसे वैसे अभी तो मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया हूँ, है ना, बहुत छोटी उम्र में कहूँ, या बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं साथ में। तो हम लोगों का एक ग्रुप है जहाँ पर हम NGO का भी काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे जानवरों हैं, गाय हैं, डॉग्स हैं, है ना, मुझे डर लगता है, बहुत डरता हूँ मैं, ठीक है, बट प्यार उतना ही है। और अगर उन्हें दर्द है तो मुझे बुरा लगता है, या उन पर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी है, किसी ने मारा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट एनिमल्स के लिए हमने स्टार्ट किया था बीच में, उनको एक पट्टा जो है ऐसा हमने लाइट वाला, जो लाइट कलर, हाँ कुछ स्टार्टअप आया था, वो स्टार्टअप था, वो हमने अपने से नया एनजीओ भी है काफ़ी मैंने वीडियोस देखी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने खुद से स्टार्ट किया था कि हम जो भी जिस भी स्ट्रीट डॉग को या स्ट्रीट एनिमल को देखेंगे उसे हम वो पहनाएंगे, ताकि वो एक्सीडेंट से एटलीस्ट बच सके, सामने वाले को दिख सके कि हाँ ये है, तो सेफ रह सके। तो वो भी चल रहा है। हाँ अभी चल रहा है, बशर्ते जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो टाइम कम दे पाता हूँ, है ना, जॉब है और फिर बहुत सारी चीज़ें, जब भी वक्त मिलता है तो वो चीज़ मैं करता हूँ। इवन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जैसे यहाँ दिल्ली NCR में पार्टी करते हैं लोग, क्लब जाते हैं, शराब पीते हैं, है ना। अभी तो न्यू ईयर हुआ है, अभी क्रिसमस था, है ना, बहुत सारे नशे करे लोगों ने, शराब पी। मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है ना, मेरे अलग नशे हैं, है ना। जैसे आपका क्रिसमस था, न्यू ईयर था, मैं जब दोस्त पूछते हैं क्लब चलोगे, पार्टी चलोगे, मैं मना कर देता हूँ, नहीं मेरे पे काम है यार, मैं नहीं जाऊँगा। उनके जाने के बाद में मैं निकलता हूँ, और जो बच्चे हैं, जो सड़क पे बच्चे घूमते रहते हैं, पेन बेच रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं मार्केट में, उन सबको मैं इकट्ठा करता हूँ। 10 से 20 बच्चे इकट्ठा करूँगा, उनके साथ स्पीकर बजा के डांस करूँगा, मस्ती करूँगा, और उनके साथ बैठ के मैं लंच करता हूँ या डिनर, जो भी टाइम रहेगा, वो जो खाने के लिए कहेंगे वो खाऊँगा। तो इस तरह से मेरा बर्थडे बनता है, इस तरह से मेरा न्यू ईयर बनता है, इस तरह से मेरा जो है क्रिसमस बनता है। सोसाइटी से और लोगों से बहुत कनेक्टेड है आप। इसके पीछे क्या रीज़न रहा है? कोई स्टोरी, कोई किस्सा? इसके पीछे अगेन, क्योंकि पीछे अगर हम जाएँ, बैकग्राउंड ऐसा था, फादर साहब की सिचुएशन थोड़ा सा फाइनेंशियली हाथ बहुत टाइट थे, तो मैंने 1 रुपए का स्ट्रगल भी देखा है ना। तो जब मैं देखता हूँ ना किसी को कुछ करते हुए, या फाइनेंशियली वीक है वो, तो मुझे वो चीज़ वहाँ लेके जाती है ना। कहते हैं ना कि आप कहीं भी पहुँच जाओ, कुछ भी कर लो, अपना ग्राउंड नहीं भूलना चाहिए, कहाँ से हो वो नहीं भूलना चाहिए। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मुझे लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं मेरी भी सिचुएशन थी, फादर ने इतनी मेहनत की नहीं की होती तो शायद हम भी यहीं पे होते। तो अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो इनके लिए करना चाहिए, तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। कहते हैं मुश्किल वक्त कुछ को सिखा देता है, और वही मुश्किल वक्त कुछ को और रूड और ज़्यादा ख़राब बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। आपको मुश्किल वक्त ने बहुत सिखाया है, बहुत समझाया है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। वही मैंने कहा कि मेरी उम्र से पहले ही मैं बड़ा हो गया था, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सही है। मैं कभी किसी स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही मैंने मतलब इस जनरेशन का हूँ मैं, अभी 25 साल का हूँ, इस जनरेशन में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने क्रिकेट ना खेला हो, जिसके पास बैट ना रहा हो, बॉल ना रही हो, मैं वो हूँ, है ना। क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि यार घर की चीज़ें ख़राब हैं, घर को सही करना है ना, इनको कहीं ना कहीं आगे लेके जाना है, घर पर ही प्रायोरिटी। हाँ, तो उस पर मैं लग गया बचपन से ही, और वहीं पे लगा रहा फिर। बिल्कुल। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो एक मुश्किल वक्त से निकलते हैं और गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, हाँ। जैसे आजकल मैंने देखा है, कुछ हुआ, सुसाइड कर लिया, कुछ गलत हो गया, या कई बार बच्चे एडिक्शन के रास्ते पे चले जाते हैं, कुछ स्मोकिंग करना, दारू पीना, नशे करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज रहेगा कि मुश्किल वक्त से हमें बाहर निकलना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप नशे करोगे या सिगरेट पियोगे, शराब पियोगे, आपको घंटे 2 घंटे का नशा हो सकता है, आप इंजॉय कर सकते हो, उसके बाद आप फिर ज़िंदगी का होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, नशा जो है ज़िंदगी का करो, जिम्मेदारियों का करो,
और इस चीज़ का नशा करो कि मुझे पेरेंट्स को आज नहीं तो कल प्राउड फील कराना है। हाँ, जब वो माँ हक करेगी आपको ये कहते हुए कि ये मेरा बेटा है, जब बाप हक करेगा कि मेरा बेटा है ना, उस टाइम दुनिया के सारे नशे जीरो हो जाएंगे। तो वो नशा करना चाहिए। और कोई ऐसी इतनी मुश्किल है नहीं। लोग बहुत परेशान होते हैं लाइफ में, मैं भी परेशान होता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मानना होता है कि यार ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, जीते हैं इसको, एंजॉय करते हैं। क्योंकि भैया जैसे हम कहते हैं कि हमारे लोग रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास बंगलो नहीं है ना। मैं इन चीज़ों के लिए कभी नहीं रोता। उसका रीज़न ये है, मैं एक्चुअली ये हमेशा कहता हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ कि आई एम द हैप्पीएस्ट, रिचेस्ट एंड लकीस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। वो मैं क्यों कहता हूँ? मैं लकीस्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं स्वस्थ हूँ, है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मैं लकी हूँ। मेरे से लकी कोई है ही नहीं, मैं ये मानता हूँ, है ना। मैं हैप्पीएस्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, वो खुश हैं, वो सलामत हैं, है ना। और रिचेस्ट मैं इसलिए कहता हूँ खुद को क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं भूखा नहीं मरूँगा। मुझे अंबानी नहीं बनना है, पर मुझे ये पता है कि मैं भूखा नहीं मरूँगा। माँ बाप ने इतना काबिल कर दिया, तो दैट इज़ रीज़न आई एम रिचेस्ट। वो चीज़ें इतनी अच्छी फिलॉसफी कैसे आई लाइफ में? फिलॉसफी लाइफ में लोगों को सुनना, लोगों को पढ़ना, ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहना। जैसे आपकी मैं बात करूँ, आपकी भी जर्नी बहुत अमेजिंग है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, देखा है। थैंक यू। तो आप बिल्कुल, तो आप जैसे लोग इंस्पायर करते हैं, है ना। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश में रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। कोई लाइफ का एक ऐसा मोमेंट होता है ना सबके कि मतलब वो बहुत अच्छा मोमेंट होता है, बहुत बुरा मोमेंट होता है। जी, आपकी लाइफ का एक कौन सा ऐसा मोमेंट रहा है जो बहुत अच्छा है, मतलब हम काउंट करेंगे उसे वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी ऑफ आवर लाइफ? वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी ऑफ माई लाइफ अगर मैं कहूँ आपको, अगेन मैं पेरेंट्स पे ही आ जाऊँगा क्योंकि वही मेरे सबसे मेन रहेंगे। 12th में मैंने स्कूल टॉप किया, है ना। अच्छा। और स्कूल टॉप करने के बाद में वो पिताजी किसी फंक्शन में गए हुए थे, है ना। तो वहाँ पर ये बात हो रही थी ग्रुप में कई लोगों में कि अच्छा फला स्कूल में सितांशु त्रिपाठी नाम के लड़के ने टॉप किया है ना। और फिर पिताजी ने बताया कि मेरा बेटा है, तो उन्होंने उनको बिठाया और कि अच्छा आपका बेटा है, और इस तरह से करा, बहुत अच्छी बात है, कैसे आपने किया। जब पिताजी ने घर में आके चीज़ बताई, उनकी आंखों में वो चीज़ दिख रही थी, हाँ वो चीज़ दिख रही थी, और वो चीज़ मुझे प्राउड फील हुआ कि यार अगर मैं ऐसा कुछ कर पा रहा हूँ कि पिताजी को मेरे नाम से लोग जान रहे हैं, 2 लोग ही, तो वो मेरे लिए मोमेंट है। तो वो मोमेंट था, मैं चाहता हूँ वो मोमेंट मैं फिर से जीऊँ कभी ना कभी, और बिल्कुल होगा, देखते हैं जब भी होता है। सबसे मतलब एक होता है ना कि एकदम ऐसा मोमेंट जिसमें हम बिल्कुल वर्स्ट पे थे। बिल्कुल वर्स्ट पे मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे मोमेंट तो बहुत सारे हुए हैं लाइफ में। कोई एक ऐसा कहानी, कोई किस्सा, कोई बिल्कुल जब हम वर्स्ट पे हाँ अपने होते हैं लाइफ के और फिर वहाँ से हम कम बैक मारते हैं दोबारा से। बिल्कुल। तो एक टाइम ऐसा था क्योंकि जैसे मेरी फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत ही वैसा था, मैंने आपको बताया ना। ग्रेजुएशन मैंने की, इंजीनियरिंग की मैंने, है ना, बीटेक की, सारी चीज़ें अच्छी थी, घर में बहुत बढ़िया था, सब कुछ थे। उसके बाद मेरी जॉब नहीं लगी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। 5-6 महीने, साल भर का एक ऐसा ड्यूरेशन था, मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। लोग कोई कह रहा है स्कूल टॉपर है, मतलब एक टाइम ऐसा था जब लोग कहते थे कि इसके जैसे बनो। जब मैंने स्कूल टॉप किया, है ना, एक टाइम ऐसा आ गया कि लोग ये कहने लगे कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके जैसे कोई ना बने। तो एक ऐसा, आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी ऐसी बातें करेंगे, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी कई बार हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल। तो वो एक ऐसा फेज था, मुझे लगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसे थॉट्स भी आए, है ना। और बहुत ही डिप्रेशन में चला गया, बहुत परेशान हुआ। उसके बाद फिर अगेन जब भी मैं परेशान होता हूँ तो पिताजी की स्टोरी में सुनता हूँ, देखता हूँ कि यार इन्होंने यहाँ से उठा के, नीचे से ज़मीन से उठा के, 0 से उठा के अगर 10 तक लेके आए हैं ना, तो फिर 10 से तो आगे मैं ले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। कुछ एक मैसेज हमारे यूथ के लिए, युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? कुछ एक शायरी से अगर जिक्र कर पाएँ इसका, कोई एक मैसेज शायरी के थ्रू। हाँ, शायरी मोस्टली लोगों को अक्सर ज्ञान तभी पसंद आता है जब वो एक तरीके से दिया जाए। तो शायरी वैसे मेरी तो नहीं है ये, है ना, मैं एक बहुत बड़े शायर हैं, उनकी मैं आपको शायरी सुनाता हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करती है ना। कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो ये बहुत डीप शायरी है और ये मुझे बहुत हिट करती है। हम बातें करते हैं ना कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है ना, तो हम बातें कर रहे हैं, है ना, उसको हमें करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो परों को खोलना पड़ेगा, तभी आसमान छू पाएंगे वो चीज़ें। सो आज हमारे साथ त्रिपाठी जी थे, इनका पूरा नाम है सितांशु किरण त्रिपाठी, ये ज़रूर याद रखें।
और काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है। बहुत अच्छे शायर हैं ये, इनकी बुक आने वाली है, समाज सेवा करते हैं, इनका NGO है, जानवरों की मदद करते हैं, मम्मी पापा से बहुत कनेक्टेड हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में ऐसी कौन सी शायरी आपको इनकी बहुत अच्छी लगी जो आपने रिपीट करके बार बार देखी हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको इनका जो डिस्कशन है, जो भी इन्होंने कहानियाँ, किस्से और अपनी जो जर्नी बताई है, उससे आपकी लाइफ में कुछ 0.01% ही चेंज आएगा, लेकिन कुछ चेंज ज़रूर आएगा, बिकॉज छोटा छोटा चेंज ही एक बड़े बदलाव को लाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, और हम ऐसे अनुभवी अच्छे लोगों को आपके साथ लेके आएंगे और उनकी कहानियाँ किससे आपके से शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।